हाय कुशाल, कैसे हो आप? हाय आयुषी, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप तो कुशल? थैंक यू फॉर कमिंग करियर लिंक पॉड में एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी बैक। मतलब आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। कुशाल, आपने लास्ट टाइम बहुत अपने जर्नी के बारे में शेयर कि आपने कैसे इंडिया से कनाडा मूव। तो अब जब कनाडा से मतलब इंडिया से कनाडा मूव, ऐसा कुछ तो होगा ना उस प्रोसेस में, उस जर्नी में कि आपको वो इंडिया में आपके लिए वर्क, लेकिन कनाडा में आपके लिए तो वो क्या चीज़ था जो आपको मतलब फिर से स्टार्ट करना पड़ा? कैसे आपने उसको अडैप्ट किया? तो इसको मैं ऐसे शुरू करूँगा कि जैसे इंडिया के अंदर जब मैंने जॉब मेरे को फर्स्ट टाइम मिली, डायरेक्टली कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था, राइट? हुँ, जो मेरी हुँ। फर्स्ट जॉब थी, मास्टर्स करते ही जॉब मिल गई थी, तो जॉब सीधे-सीधे चली गई। तो कभी ऐसे जॉब के लिए और कहीं जाके लुक आउट करना या वैसा सब नहीं देखना पड़ा। फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करा तो ये था कि इंडिया के अंदर जॉब्स बहुत सारी थी उस टाइम पे। मतलब आज से 10 साल पहले की बात है। तो मोस्टली रिक्रूटर से रीच आउट करते थे। कभी ऐसा नहीं करना पड़ा कि किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाना और या फिर रिक्रूटर ढूँढना, वहाँ पे क्या ओपनिंग है वो देखना, उसके हिसाब से अपने रिज़्यूमे को चेंज करना या तो साथ के साथ में मैं बताता भी जा रहा हूँ जो मेरे को यहाँ पे करना पड़ा। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो इंडिया में नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि रिक्रूटर रीच आउट कर रहा है, इसका मतलब आप ऑलरेडी जो फर्स्ट जो आपका एक तरीके से थ्रेशोल्ड बोलो या जो भी फर्स्ट मार्क था वो पास कर दिया आपने, जिसमें जो कि यहाँ आके आपको क्या करना होता है कि एक जॉब ओपनिंग होती है, आप उसके हिसाब से उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स वो लोग देख रहे हैं, अपने रेज्यूमे को प्रिपेयर करते हो कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपके रेज्यूमे में पूरी तरह से है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ह्यूमन नहीं देखता है आपका रेज्यूमे। आप आजकल मतलब कई टाइम से चल रहा है जो एटीएस जो होता है वो आपका फर्स्ट गो थ्रू उसके थ्रू होता है। अगर उसमें आपका पास नहीं हुआ तो कोई और उसको देख भी नहीं पाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने रिज़्यूमे में डालनी होती है, उसके हिसाब से फिर आपका आगे प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें कभी भी इंडिया में नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि डायरेक्ट रीच आउट हो रहा है तो आप ऑलरेडी पास कर दिए। तो वो चीज़ यहाँ पे आके करनी पड़ी क्योंकि रिक्रूटर से रीच आउट होते तो भी नेटवर्किंग के लिए ऐसे जाना ही नहीं पड़ा। जब मैं जैसे कनाडा मूव हो रहा था तो पहले ही मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी कि भी यहाँ पे टेक रिक्रूटर्स वगैरह थे, उन सब से कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे, ताकि कल को जब मैं यहाँ पे आऊँगा, एक लाइनअप होगा कि मेरे को किन-किन से मिलना है और टेक रिक्रूटर्स ही होंगे जो कि मुझे पर्टिकुलर किसी जॉब से या किसी कंपनी से ये मेरी प्रोफाइल को आगे तक पहुँचा सके। तो एक वो प्रोसेस था जो कि मैंने फॉलो किया और जो इंडिया में कभी नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पूरा सब सिस्टम डिफरेंट था, इस तरीके से उसको करना पड़ा। फिर एक इंटरव्यू का जो स्टाइल था वो भी बहुत डिफरेंट था जो कि इंडिया में कभी नहीं देखा। जैसे इंडिया में मोस्टली होते थे कि वीकेंड्स के ऊपर आपके इंटरव्यू के कॉल्स होते थे कि वीकेंड पे आ जाओ, इंटरव्यू ड्राइव चल रहा है ये चल रहा है, वहाँ जाके 1 या 2 दिन में इंटरव्यू देते थे, सैटरडे संडे एक दिन कोई वीकडे में आया और आपका हो गया खत्म। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वीकेंड्स पे कुछ इंटरव्यू ड्राइव ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, सब वीकडेज में हो। तो इवन अगर आप वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो अपनी और आपको स्विच करनी है उस टाइम पे भी इंटरव्यू देने जाओ, तो आपको अपना वीक वर्क डे के अंदर ही आपको मैनेज करना पड़ता है वो सारी चीज़ें। और यही सब और कई सारी कंपनीज़ का डिफरेंट ऐसा होता है कि वो एक टेक होम असाइनमेंट देते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम देंगे, आप जाओ, उसमें कुछ कोड करना है, उसके हिसाब से कुछ उसमें डायग्राम बनाना है, आर्किटेक्चर डायग्राम वगैरह कुछ, तो वो बना के उनको देना होता है। फिर बाद में इंटरव्यू होता है कि उसको एक्सप्लेन करना कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो उस तरीके का सिस्टम इंडिया में नहीं देखा था उस जब तक मैं इंडिया में इंटरव्यूज़ वगैरह में जा रहा था। तो कंपनी टू कंपनी बहुत वैरी भी करता है ये सब। तो जैसे-जैसे इंटरव्यू देते जाते हो वैसे-वैसे नई-नई चीज़ें सीखते जाते हो और लर्न और अनलर्न वो अपने हिसाब से वो चेंज करते रहते हो फिर। तो या तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि वीकडेज में ही इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे, और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में वीकेंड्स पे भी लाइक आपको इंटरव्यू कॉल हाँ। आते हैं। तो जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है इंडिया में, वो हुँ, हुँ। डिफरेंट होता है कनाडा से, लाइक, या फिर वो सिमिलर होता है? उसके क्या प्रोज कॉन्स यहाँ पे डिफरेंट हैं? इंडिया में कैसे होता था? हाँ, हाँ। तो जो टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं वो मोस्टली सिमिलर ही होते हैं क्योंकि कोडिंग राउंड होते हैं जब इनिशियली होते हैं, तो जैसे इंडिया में भी होता है, जैसे टेलीफोनिक राउंड हो गया कोई-कोई कंपनीज़ का, या इवन जो वीकेंड की जो ड्राइव्स होती थी उसमें भी ऐसे ही होता था कि आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको सॉल्व करके दिखाना है। फिर अगर आपका होता तो फिर वो इंटरव्यू प्रोसेस में आपको डालते हैं। वही चीज़ यहाँ पे अब ऑनलाइन हो जाती है सारी, जैसे कोडर पैड या हैकर पैड, इनका लिंक आपको दे देते हैं, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर वो आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आप अ, अगर टेलीफोनिक होगा तो वो, नहीं तो कोई इन पर्सन तो नहीं होता है आजकल, लेकिन जो भी किसी
कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी जो कंपनी का होगा उसके साथ आपका फिर इंटरव्यू। तो उसमें भी वही मोस्टली कुछ भी जैसे कोई क्वेश्चन ही आपको मिले, लीड कोड क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि इजीली सब जगह अवेलेबल है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कई जगह पूछे जाते हैं। कुछ कंपनीज डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं जिसमें वो चाहती हैं कि वो लीड कोड ना फॉलो करे, क्योंकि यूजुअली लोग लीड कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अगर मान लो उस तरीके से वो रियल वर्ल्ड में कैसे उसको हैंडल करते हैं नहीं करते, तो कुछ कंपनीज का डिफरेंट सेट होता है, वो कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम को प्रेजेंट करके देखते हैं कि वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसी टाइम पे। तो कंपनी टू कंपनी ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। मोस्टली मैंने तो लिंक्डइन यूज़ के अलावा, अगर मान लो आप कोई कंपनी में काम करते हैं, आपके कोई कोलीग्स वगैरह हैं, तो उनके थ्रू आप इंटरनली एचआर से ले सकते हैं उस तरीके से, जितने भी आपके जो भी जानने वाले हैं उन मैंने ऐसा कुछ लिंक्डइन के अलावा, उसके लिंक्डइन अलावा तो सफिशिएंट है उस हिसाब से। सफिशिएंट रहता है, इस सब में अच्छा खासा लाइन अप हो जाता है, क्योंकि हम्म। उसमें आप चैट भी कर सकते हो और वो सारा सब ना, तो yeah। सुबिन। थैंक्स आयुषी। अ, आजकल हम जब ये जॉब डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, कोई भी प्रोफेशंस के हो, सिमिलरली स्पेसिफिकली आईटी, हम्म जैसे आप इंडिया में काम कर रहे होंगे तो आप कोई एक स्पेसिफिक रोल में होंगे, फॉर एग्जांपल ओनली सी प्लस प्लस और मे बी ओनली जावा। यहाँ कभी कभी बहुत कुछ लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में एंड यू माइट फील वेरी ओवरवेल्म। तो हम्म ऐसे सिनेरियो में आपने आप ऐसे सिनेरियो से गए हो और आपने हम्म कैसे उसको ओवरकम किया है? where you're looking at fundamentals, frameworks, or any other languages specifically, और क्या हम्म एडवाइस देना चाहोगे आप ऐसे में? हाँ, तो अ, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू कि वो क्या चीज़ें माँग रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, बोलता है कि हमने तो 100 कंपनी के लिए अप्लाई करा लेकिन किसी एक से भी कॉल नहीं आया, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके रिज्यूमे में एक तो आपने रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि आप वो सारी चीज़ें क्वालिफाई करते हो या नहीं करते। और जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये भी नहीं है कि वो 100% मैच होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है कि जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि जावा आनी चाहिए, लेकिन जावा से मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो सी शार्प भी आती है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो चल जाएगा। जावा आनी चाहिए, उसके अंदर अगर उनको जावा से स्पेसिफिक कुछ, भाई जेवीएम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आनी चाहिए और आनी चाहिए, तब फिर वो एकदम पर्टिकुलरली जावा के, तब उसमें अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को जावा नहीं आती है, मैं तो सी शार्प पे, तो भी मैं इसमें अप्लाई कर दूं, तो फिर वो वर्क नहीं करे। तो वो वाली चीज़ें बहुत नीश हो जाती है कई बार, लेकिन वो बहुत कम जॉब ओपनिंग्स के लिए ऐसा होता है, मोस्टली जनरल आते हैं जिसमें वो लिखते भी हैं कि जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो जस्ट हिंट देते हैं। लेकिन अगर सी शार्प पे भी काम किया हो और मैंने खुद ने जावा से सी शार्प में और सी शार्प से जावा में शिफ्ट किया है, तो कभी कोई ऐसा इशू आया नहीं था। अम, तो ये तो हो गया लैंग्वेज के बाद। फ्रेमवर्क भी वही हो गया, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे किया है या नहीं किया है, कि मान लो सी प्लस प्लस इन सब पे ही काम किया। अब दूसरे जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मांग रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रही है, लेकिन सी प्लस प्लस में आपने सी प्लस प्लस में, लेकिन अगर सी पे कर रहा है तो आपने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, लेकिन सी प्लस प्लस, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। लेकिन वाइस वर्सा पे ही काम करते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट है सी की, बिकॉज जिस तरीके की मान लो जो कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड कंपनी है, वो बहुत मतलब हार्डवेयर लेवल पे या उस तरीके से अगर वो काम करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो आपको सी और उस तरीके की चीज़ें आती हो, उससे रिलेटेड स्टफ, राइट? बिकॉज वो आपकी डे टू डे जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। उस टाइम पे आप पढ़ के या कुछ और करके नहीं कर सकते। आप, हो सकता है कि इनिशियली आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, मान लो अभी कॉलेज पास आउट हो और आपने जस्ट अभी जॉब ढूंढना स्टार्ट करा, या मान लो 1 साल ही हुआ है आपको अभी इंडस्ट्री में, तब चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे, तब ऐसी जॉब्स में आप इधर उधर स्विच करना इतना वो नहीं होता। लेकिन अगर सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आप उसमें चले जाओगे। कई जैसे अब रिसेंटली अब एआई का जितना चलता जा रहा है आजकल, तो उसमें मोस्टली जैसे पाइथन मांग रहे हैं, लेकिन अब पाइथन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको है कि उनके पास लाइनअप ऐसा है या उस तरीके से कंपनी के अंदर ऐसा है कि वो रैंप कर सकते हैं आपको पाइथन के अंदर, अगर आपको थोड़ा बहुत कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, तो दे विल अलाउ यू। बट अगर उनको बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो पाइथन आना ही चाहिए, क्योंकि पाइथन का जो
मतलब लेट्स से इंटरमीडिएट लेवल पाइथन वो लोग अपना डे टू डे में यूज़ करते हैं एआई से रिलेटेड स्टफ। तो वो उस टाइम पे अगर कोई एक बंदा है जिसको आती है और आपको नहीं आती है तो ऑब्वियसली वो उसके पास जाएंगे जिसको आती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आपको अपने रिज्यूमे में दिखानी होती है कि कहाँ आपने कितनी देर अब उस सब में काम किया है या नहीं किया है। क्या? और अभी कोई यहाँ पर कनाडा में नया आया है या तो फिर कोई बिगिनर जिसने अभी कॉलेज कंप्लीट हम्म। किया है, उसे अगर स्टेप इन करना है कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड में, आपके हिसाब से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेटर? जावा या फिर सी प्लस प्लस या तो और कोई लैंग्वेज है? सिमिलरली एज अ हम्म, फॉलो कुछ कोर्स है जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं टू मेक इट हम्म, मोर इजी? अभी तो एआई भी काफी राइट। हलचल मचा रहा है, तो हाँ। कौन सा अच्छा रूट रहेगा हम हम्म। लोग? तो सीखने के हिसाब से तो आई थिंक यूट्यूब हो गया पे कोर्सेज वगैरह फाइंड आउट कर सकता है इसीलिए, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं कोई भी लैंग्वेज ले तो। क्योंकि में यूजुअली क्या होता है कि जो भी एक तरीके से आप मान लो स्टूडेंट है और टीचर है, तो जो भी सिखा रहा है वो टीचर है, राइट? सिखाए स्टाइल और सीखने के स्टाइल दोनों मैच होते हैं तो आप अच्छे से सीख पाते हो। तो यूट्यूब पे आपने एक किसी एक का चैनल फॉलो किया, उसका आपको टीचिंग स्टाइल है जिस वे में पढ़ा आप नहीं ग्रेस्प कर पा रहे हो, कोई और चैनल है, कोई पर्टिकुलर चैनल आप नहीं देख सकते कि हाँ भाई मेरे को इसका समझ आता है तो सबको समझ आ जाए, वो डिपेंड करता है। यूजुअली फाइंड आउट करो कि जिसके व्यूज ज्यादा है या लाइक्स ज्यादा है और या कुछ नया स्टार्ट हुआ था एक बार उसको ट्राई आउट कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है फ्री कैन ऑब्वियसली सारा। और तो और लैंग्वेज की बात ऑब्वियसली मतलब यूजुअली तो कॉलेजेस में ही स्टार्ट कर देते जावा, क्योंकि जब नॉर्मल सी फिर उसके बाद जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी तो सी प्लस प्लस फिर धीरे धीरे जावा पे शिफ्ट हो गया। अभी भी जावा वगैरह है ही जो मोस्टली यूज होती है। शीशा बहुत मतलब उसका मार्केट शेयर बहुत कम है उस हिसाब से। माइक्रोसॉफ्ट या इस तरीके से कुछ कंपनीज में जाना है या उससे भी रिलेटेड कुछ और जो कंपनीज होती है वो फिर शीशा पर। एंड तो ये सब सारे तो बैक एंड हिसाब से आ गया। बाकी जैसे रिएक्ट हो गया, नोड जेएस वगैरह जो फ्रंट एंड वगैरह वैसे वाली जो जॉब्स होती हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट किस साइड में। जैसे मेरा इंटरेस्ट हमेशा बैक एंड में रहा था, मेरा फ्रंट एंड में इतना इंटरेस्ट इवन कॉलेज टाइम से ही नहीं था। तो कभी भी नोड जेएस रिएक्ट जेएस इस तरीके की चीज़ें, तो लेकिन अब जैसे एआई जब आ रहा है तो एआई पाइथन जो होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है एआई के लिए। उसमें मतलब अगर आपको एआई साइड में या रिसेंटली कुछ पाइथन इज प्रेफर्ड ओवर अदर लैंग्वेजेस बिकॉज इट्स इजियर टू डू लॉट ऑफ एआई रिलेटेड स्टफ विद पाइथन। सो वो वाला पाथ ले सकते हैं अगर किसी को एआई में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। एंड अभी आपने जैसे बोला यूट्यूब वीडियोस देख लिया लर्न करने के लिए, सपोज कोई जॉब कर रहा है या तो फिर कोई अभी बिगिन कर रहा है, हाउ हम्म, कैन ही पुट दोस थियोरेटिकल नॉलेज, उसको कैसे शोकेस कर सकते हैं रिज्यूमे में, या फिर हम्म। उसको इंटरव्यू में ही शोकेस करना पड़ेगा? व्हाट विल द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस? तो एक डिपेंड करता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस है जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने एक हिंट ऑलरेडी अपने रिज्यूमे में उस साइड दे दिया कि आप इस अगर लैंग्वेज पे काम जावा पे या किसी पे भी तो आपको आती है क्योंकि आप अभी इंडस्ट्री में हो इतने टाइम से और आप कर रहे हो, राइट? लेकिन जो अभी अगर बिगिनर है और करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे जॉब्स अभी बहुत मतलब स्पेशली बिगिनर जो भी कॉलेज अभी फ्रेश पास आउट है इवन लास्ट ईयर वाले, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी मार्केट में स्टेप इन करने में, राइट? तो अभी क्या कर सकते हो? अगर बैचलर्स करा है तो मास्टर्स के लिए ट्राई कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो, राइट? कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह तो क्योंकि अब सर्टिफिकेशन करके आप क्या शो कर पा रहे हो, क्योंकि अगर जो टाइम मैं अपना किसी कंपनी में जॉब करके मेरा पोर्टफोलियो बना रहा था कि मैंने ये काम करा है, वो नहीं कर पा रहा तो उसको सब्सटीट्यूट कैसे करूँ? उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए कुछ आपको एक्सपीरियंस कहाँ से दिखाना पड़ेगा? सर्टिफिकेशन से दिखाना पड़ेगा कि अगर मेरे को एडब्ल्यूएस आता है, अब मैं कंपनी में काम करता था वहाँ एडब्ल्यूएस यूज़ होता है तो मेरे को ऑब्वियसली अब एडब्ल्यूएस आता है। लेकिन अगर मैं अब कंपनी में किसी में अभी काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को एडब्ल्यूएस आता है ये मैं कैसे बताऊँगा? तो वो मैं बताऊँगा कि हाँ, मैं एडब्ल्यूएस का मेरा ये क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन है या एआई प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन है। तो उससे एक क्रेडिबिलिटी आ गई आपके रिज्यूमे में कि हाँ, आपको आता है इसके बारे में, राइट? इट्स अगर आप मतलब इस बारे में आपको और भी कुछ बताना होता है तो धीरे-धीरे आप जैसे कई सारी कंपनीज़ होती है अपने उनके जब आप अप्लाई करते हो उनके वेबसाइट वगैरह पे तो वो गिटहब प्रोफाइल लिंक वगैरह पूछते हैं। तो वो किस लिए पूछते हैं? एक तो अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आपका पूरा गिटहब हिस्ट्री वगैरह उसमें शो हो सकती है। अगर आप अभी कुछ नई आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है,
तो आप कैसे शो करोगे? तो उस तरीके से आप गिटहब प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर सकते हो कि जैसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे उनमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो, जिससे आपको कुछ गिटहब प्रोफाइल में दिख सके कि आप किस तरीके से कोड करते हो या किस तरीके से कोड को हैंडल करते हो। कुछ भी अब लेट्स से लीड कोड की प्रॉब्लम्स ही कर रहे हो, तो अपनी एक गिटहब प्रोफाइल बना ली, उसमें सारे लीड कोड के प्रॉब्लम्स कर ली, या कुछ एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना के उसमें डाल दिए कि लेट्स से लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो इनिशियली लाइक कॉलेज टाइम में ही जो हम इवन हमारे कोर्सेज के ड्यूरेशन में जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको इस तरीके से अपने गिटहब प्रोफाइल में शोकेस कर सकते हैं। तो या आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, बिकॉज भले ही आप यूट्यूब से सीख लो, तो वो शोकेस करने का एक रूट है जहाँ पर आप गिटहब राइट। प्रोफाइल में दिखा सकते हो क्या सीखा है हम्म। व्हाट राइट। एक्चुअली। और वो भी जैसे आजकल चैट चैट जीपीटी पे भी बहुत यूज़ कर सकते हो कि जैसे उसको बता दो कि मान लो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो चैट जीपीटी पे को आप बोल सकते हो, वो पूरा अपना प्लान बना के दे देगा कि डे 1 पे ये चीज़, डे 2 पे ये पढ़ना, डे 3 पे ये पढ़ना। इवन उसको बोलोगे तो वो यूट्यूब से आपको वीडियोस के लिंक भी, उसको हम्म। बोलोगे कि भाई ठीक है मेरे को अब इसके क्रॉस क्वेश्चंस करो मेरे को इस पे, चेक माई नॉलेज टाइप, राइट? तो उसको टॉपिक दो, उसमें वो आपको एमसीक्यू या उस तरीके के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर, तो मतलब ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे खासे इसको चैट जीपीटी को इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। या और कुशाल, जैसे आप बता रहे थे कि ओपन सोर्स में आप अपना खुद का जाकर के प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आजकल तो लाइक जैसे कनाडा में तो मोस्टली रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे आपको देखते हैं, वो आपका पूरा देखते हैं हिस्ट्री, ये पोस्ट क्या डाला आपने। तो हम वो उसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक उस जो भी हमने प्रोजेक्ट का पे काम किया, और अगर हम उसको लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, तो वैसा भी हम कुछ कर सकते हैं जब हम ओपन सोर्स में प्रोजेक्ट्स करते हैं तो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में क्या है कि जो गिटहब पे जितना भी सब कुछ उसकी हिस्ट्री है या किसने कोड किया वो सब क्या, वो ओपन होता है, मतलब कोई भी जाके वो गिटहब हम्म। पे आप चेक कर सकता है कि आप बोल रहे हो कि या मैंने इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ फिक्स करी थी, तो हम्म। वो पब्लिकली अवेलेबल नॉलेज है। आप उसको कोई भी जाके उसको वेरीफाई कर सको, यस यू कैन डू दैट। नॉन टेक्निकल में तो आई थिंक जैसे एक तो आपका नेटवर्किंग, मतलब आप कुछ भी नहीं तो आप कम से कम अपनी टीम में आप रेपो होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि जस्ट आप केवल काम के लिए बातें करते हो, लंच पे जाके बैठे हो तो बातें कर रहे हो, कॉफी पे ब्रेक पे गए, तो इससे क्या हुआ कि आप एक आफ्टर वर्क या अपार्ट फ्रॉम वर्क भी आप कुछ कुछ बातें शेयर करते हो, तो एक अलग आपका एक मतलब एक ना कि ईज आता है कन्वर्सेशन में। तो जो अभी जो कई सारी चीजें जो अब फेस कर रहे हैं लोग, जो जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला जो बहुत सारा सब चल रहा है ना, तो जब नए एनवायरनमेंट में होते हो और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, पर्सनली किसी को नहीं जानते हो, बात केवल करते हो काम के, बस उसके अलावा कोई और बात नहीं होती, तो कभी कभार एक एजिटेशन डेवलप होने लगती है कि हाँ हर कुछ पूछने के चक्कर। लेकिन वही जब ऑफिस में आते जाते थे यार, ऐसे ही वर्क के अलावा भी बातें करते थे, वर्क रिलेटेड बात करनी होती थी, तब ऐसा फील नहीं होता था कि अरे यार कि मतलब केवल पूछते ही रहता काम के बाद। एक तो वो वाले एक नेटवर्किंग एक वो भी हो गई कि आपने अपने कलीग्स को जाना करा, कि अपार्ट फ्रॉम वर्क व्हाट दे आर, जैसे कंपनी से बोलते हैं कि जैसे कि हेड काउंट नहीं है, मतलब ये मतलब एक्चुअल पर्सन है, तो एक तरीके से आपने अपने कलीग्स को भी वो माना कि जस्ट वो नहीं कि वो कोड करने के लिए बैठा है वहाँ पे, वो भी एक आपका मतलब साथी है वैसे, इस तरीके से right? तो आप वैसे जानते हो उनको, तो एक आप रेपो बिल्ड होती है। फिर नेटवर्किंग एक होगी अपना, अ, और आगे नेटवर्क बढ़ाने के लिए जिसमें आप जिनको नहीं जानते उन लोगों को रीच आउट करके उनसे मिलना, जैसे कि जब इंडिया से कनाडा मैं आया था, तो फिर जो नेटवर्किंग करी थी एक तरीके से वो, राइट, कि जिसमें यहाँ पे नहीं जानते उन लोगों से कनेक्ट करना, उनसे बातें करना, और अ, मतलब उससे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज पता चलती है, मिलती हैं, जो कि लिंक्डइन पे नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी अगर ओपनिंग सर देखोगे तो क्या होती है कि कई यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी होती हैं, उनके पास ही आती हैं, और वो आपको नेट लिंक्डइन पे या कहीं और पे अवेलेबल नहीं होंगी। वही आपको रीच आउट करेंगे और आप फिर वही आपको उसके लिए प्रोसेस करेंगे। वो वाली चीज़ तभी ओपन होएगा जब आपने उसको रीच आउट करा है और उन सबसे मिला। फिर आधा आपका कम्युनिकेशन की, अगर आप कंपनी के अंदर, तो आपको अपनी विजिबिलिटी दिखाने के लिए क्या रहेगा, राइट? आप कम्युनिकेट कैसे करते हो कि आपके जो भी काम कर रहे हो, जो भी है, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके लिए कुछ डिज़ाइन बनाना है वगैरह, आप दूसरों को वो चीज़ें समझा पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, अपने जो भी आपने थॉट प्रोसेस है या जो है, राइट? तभी आप को जो काम करना है या करवाना है वो आप उस तरीके से कर सकते हो। तो आई थिंक ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो अ, मतलब नॉन टेक्निकल एक तरीके से होती है, तो वो पर्सनैलिटी वाली जो चीज़ें होती है वो वाली इस तरीके से सॉफ्ट स्किल्स जिनको बोलते हैं, तो वो काम करते हैं।
और जैसे आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर उसके बाद आप बाहर निकले, आपने काम किया, लाइक एज़ अ फ्रेशर काम किया, तो आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि अरे यार, ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं, मतलब फिर भी ये तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ये तो इतना बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए था। भी फ़ील हुआ और फिर आपका क्या मतलब उसको हुँ। टैकल करने का आपने क्या-क्या स्टेप के लिया? हाँ, दोनों चीज़ें लगती है कि कॉलेज में इतना सब पढ़ाते बोलते कि अच्छा ये पढ़ा था, अब जैसे नहीं बोलते कि अच्छा साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ा हूँ, कहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो वही सेम चीज़ उसका उल्टा भी ठीक है, इतना सब पढ़ाया था लेकिन ये चीज़ें नहीं पढ़ाई। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि टैक्सेशन क्यों, ये तो स्कूल लेवल पे ही पढ़ा देना चाहिए, कॉलेज में तो इतना इतना बेसिक होता है डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें, तो वो सब क्यों नहीं सिखाते। और अगर इंडस्ट्री के अंदर आके देखो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एक तरीके से एम्बिग्यूटी और chaos को कैसे मैनेज करना है, आई थिंक वो एक बहुत मतलब बेसिक चीज़ मान लो एक तरीके से इंडस्ट्री में आने के बाद कि अ, जो सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके होते थे, एक तो होता है कि वाटरफॉल मेथड होता है, जिस तरीके से ना प्रोडक्ट जो बनते थे, तो क्या होता है कि आप एक रिक्वायरमेंट लेते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, टेस्ट करते हो और शिप करते हो, 6 महीने या साल भर का आपका पूरा प्रोजेक्ट हुआ और वो चला गया। दूसरी तरफ इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री है, कुछ भी आज जो कोड करा आपने, वो आपने पुश और वो कुछ देर बाद लाइव वेबसाइट पे अवेलेबल। कुछ भी प्रॉब्लम है, आपकी वेबसाइट डाउन डाउन होगी, अब आपको उसको वहाँ पे बैठ के ये जो चीज़ होगी, ये आपको इंडस्ट्री में आके ही आपको कॉलेज में नहीं सिखाया जाए। ये तो आप अपना कुछ प्रोजेक्ट किया है या उस तरीके से, राइट? तो बोलते हैं कि आप वन नाइटर जो होता है कि हाँ, नाइट में एग्जाम के लिए पढ़ के और एग्जाम पास किए, तो एक वो बोलो कि हाँ भाई, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इंजीनियरिंग वो सिखा देती है। लेकिन ये वाली भी एक तरीके से एक प्रेशर है कि इसमें आपको कैसे उन सब चीज़ों को टैकल करना है, कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है, एम्बिग्यूटी को कैसे समझना है, क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि हमको करना है, लेकिन को किस वे में आपको परसीव करना है। सामने वाला मान लो कुछ और सोच रहा है, आपने अपने हिसाब से कुछ और समझ लिया, तो वो कई सारी इन सब पे मीम भी बनती है, राइट? कि वो एक झूला बनाने के लिए बोला था, लेकिन वो तो सोच रहा था कि टायर के ऊपर एक अ, रस्सी लगा रस्सी के बाँध झूला के बनाना है, लेकिन चलो। उन्होंने कुछ 2 रस्सी लगा के, फंटा लगा के, फिर वो इधर तार पेड़ में इधर बाँध दिया, एक को इधर बाँध दिया। तो हुँ, वो सब जो होती है, वो जैसे एम्बिग्यूटी होगी, तो वो आप चीज़ों को कैसे समझते हो, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में और डे टू डे लाइफ में कैसे हैंडल करते हो? तो वो सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री में आके पता चलती है। तो एकदम फ्रेशर जब होते हो तो ऑब्वियसली कुछ नहीं पता होता, तो आपके सीनियर्स ही होते हैं आपकी टीम में, जो आपको इन सब के लिए हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी फ्रेशर हो या इवन आफ्टर दैट, इवन एक्सपीरियंस भी हो, तब भी अपने हो सकता है कि आप टीम में एक्सपीरियंस हो, आप कुछ गलती कर रहे हो तो किसी और से भी सीख सकते हो, और या फिर कोई नई कंपनी में गए हो और सीनियर हो लेकिन जस्ट ज्वाइन किया, तो एक तरीके से तुम्हारे से सीनियर वो होगा जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में तुम्हारे से ज़्यादा पता है। तो नेवर हेजिटेट टू लर्न। तो उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। राइट। व्हाट डू यू सुमन? नाइस नाइस। आपके हिसाब से एक ग्रेट इंजीनियर और एक एवरेज इंजीनियर में क्या डिफरेंस हो? एक तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रेट इंजीनियर क्या होता है। इलॉन मस्क है, वो भी एक इंजीनियर ही था, वो भी अभी है, तो अगर उसको बार मानेंगे कि ग्रेट इंजीनियर वो है, फिर तो सारे ही एवरेज हो गए। कौन पैसे के टर्म में कितना कमा के जो इंजीनियर बना हुआ है और कोई कम कमा रहा है या ज्यादा, तो उसमें एक बार सेट करोगे कौन है। तो एक जो साइंटिस्ट है, अगर वो मान लो उतना नहीं कमा रहा जितना एक प्रोडक्ट कंपनी का इंजीनियर का, तो क्या वो ग्रेट इंजीनियर नहीं? लेकिन वो एआई से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें सॉल्व कर रहा है, या कुछ कैंसर रिसर्च कुछ कर रहा है। तो हर फील्ड पे वो डिपेंड करेगा कि आप उसको किस लेंस से देख रहे हो कि कौन ग्रेट है या नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब उस तरीके से देखो तो इंजीनियर में एक क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक हंगर होती है इंजीनियर। यही चीज़ हमें इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है ना, कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सको, कोई भी प्रॉब्लम आई, आपके पास्ट नॉलेज और वो सब जो आपने एक्वायर करी है। थिंक ग्रेट इंजीनियर वही है जो कि अपने पुरानी एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो भी नया प्रॉब्लम आ रहा है उन सबको उसमें कैसे उसको काम में लेना है, और क्या उसका एक ईज़ी टू यूज़ और हल निकाल सकता है, और कैसे उसको मतलब उसका विज़न क्या है उन सब चीज़ों के बारे में। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम मिली, को कैसे सॉल्व करना है, यूज़ करने वाले के लिए ईज़ियर हो। केवल एक चीज़ बना के दे दी और सामने वाला उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहा, तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके भी क्या कर लिया। तो मेरे लिए आई थिंक यही होगा कि ग्रेट इंजीनियर जो हू मेक्स लाइफ ईज़ियर फॉर अदर्स। या आई थिंक एक बड़ा पिक्चर देखना और फिर क्रिएटिव रहना, कंटिन्यूअसली राइट, इम्प्रूवमेंट
लाना, जो भी प्रोसेसेस में वो काम कर रहे हैं, राइट? राइट। आई एग्री। एंड आजकल काफी लोगों को लग रहा होगा, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, मे बी वो लोग स्टक हो गए हैं करियर में, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं। आज अभी एक्स है तो कल वाई होगा, दूसरी कंपनी दूसरा कुछ निकालेगा। तो एक इंजीनियर कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकता है इस फास्ट मूविंग चेंजेस में? देखिए, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज़ के अंदर है, राइट? इंडस्ट्री में जो नया चल रहा है मेरे को उस पे कूदना है, या जो मैंने अपना नॉलेज अभी तक बिल्ड किया है मेरे को उस पे करना है। ऐसा नहीं है कि सी के बाद सी प्लस प्लस आया था, उसके बाद जावा आई थी, उसके बाद अभी जो भी पाइथन, रिजल्टी, नोड जेएस, रिएक्ट जो भी सब आई, तो सी की जॉब्स ओपनिंग्स अभी नहीं है। सी पे अभी भी काम हो रहा है, कई सारी कंपनीज है सी, उनकी जॉब ओपनिंग्स भी आ रही हैं जो कि सी मांग रही है कि आपको सी आना चाहिए। अब ये को मतलब जब आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस आ गया, क्योंकि आप उस फील्ड में टिके रहे, अभी भी जिन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है सीख, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उस जगह पे। लेकिन जो नई चीज़ें हैं या नई चीज़ें आपको होता है कि भाई कुछ भी नया आ रहा है, नया सीखना है, कुछ नया करना है, वो वाली अगर, तो उसको सेटिस्फाई करने के जो भी मार्केट में नया जो भी एक लग रहा है, जैसे अभी एआई से रिलेटेड चल रहा है तो पाइथन बहुत यूज हो रही है, तो पाइथन सीख के पाइथन के अंदर कुछ करने लगे। तो यही सब है कि मतलब अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए जब भी स्टक फील करते हो, कुछ देखना पड़ेगा कि आपको क्या मोटिवेट कर चीज़ से आप मान लो कि जेन एआई से रिलेटेड वाइब कोडिंग वगैरह को लेके आप कुछ नया प्रोजेक्ट ट्राई आउट कर रहे हो, उस तरीके से अपनी प्रोफाइल शिफ्ट कर सकते हो कि पहले मैं बैक एंड में काम करता था, लेकिन एआई से रिलेटेड अगर कुछ करना है तो मेरे को, तो तब आप शो कर पाओगे कि आपको वो चीज़ आती है। तो हो सकता है आपकी खुद की कंपनी में ही उस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आप टैप इन कर सकते हो, या फिर ऑब्वियसली अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो फिर उस तरीके की आप कंपनी के हिसाब से वो नई चीज़ के लिए तैयारी करके और फिर वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो लर्निंग प्रोसेस ऐसा है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी रुकता नहीं है, राइट? बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होती है ईयरली, और इवन बड़ी बड़ी कंपनी, एक तरीके से देखो तो एआई में एप्पल अभी इतना स्ट्रगल कर रहा है, राइट? जबकि वो मार्केट लीडर था हर चीज़ के अंदर जाके, और कोई भी नहीं सोच सकता था कि एप्पल इस तरीके से एआई में इतना स्ट्रगल होएगा, लेकिन हुआ, राइट? तो इस तरीके से अब जब देखोगे, लेकिन वो उस चीज़ को टैकल करने के ऑब्वियसली देख रहे कि जैसे अभी अभी रिसेंटली उन्होंने गूगल जेमिनाई के साथ में करा है सब टाई अप, तो जितना भी आगे वाला जो सीरी के जितना भी नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन आएगा वो गूगल जेमिनाई के ऊपर बन के आएगा। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टक हो, और आपको उसको कैसे, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करेगी उसको फिल करने के लिए, राइट? आपको जो भी गैप आपको फील हो रहा है, तो उसके लिए कुछ कोर्स कर लो उससे रिलेटेड, या कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट उठा के साइड प्रोजेक्ट करके अपना ट्राई करो कि क्या कर सकते हो सकता है कि आपको जस्ट लग रहा था कि वो अच्छा होगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जब आपने ट्राई आउट किया वो, अब आपको लग रहा है यार मैं कहाँ गया वो छोड़ के, पहले वाला ही सब सही था, मेरा जो इतना सारा एक्सपीरियंस था मैं उसको यूज करके कुछ कर सकता, लेकिन अब या तो मैं ऐसे मेरे को बिगनर फील, यही सारी चीज, वो तो टाइम टू टाइम लगता रहता है। इवन सेम प्रोजेक्ट पे आप बार बार काम करते रहते हैं, सब कुछ रिपीटेड, लेकिन उस के अंदर जो आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस जो भी बिल्ड कर लिया उस प्रोडक्ट को रिलेटेड, वो किसी और के पास नहीं। दोनों ये सिक्के के दो वो वाली ची बात है। तो लेकिन हाँ, बस यही है कि आपको अगर अनस्टक अप, ऑब्वियसली लर्निंग इज द ओनली वे, कुछ नया सीख। या आई एग्री, बिकॉज आई थिंक आपके में एक मेन फ्रेम करके भी है जो काफी पुराना है, बट वो काफी हाँ, वो कंपनीज अभी भी चल का रहा है। बेस ही वो है, भले, राइट, और उनका डिमांड भी काफी हाई रहता है कभी कभी, बिकॉज राइट। लोग और मिल नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं उसमें। या 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 ओठाइश। थैंक यू सुबन। तो जैसे सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे थे हम कि कोई एडब्ल्यूएस लाइक में काम कर रहा है, हम्म, तो उसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अभी वो मार्केट में दूसरे जगह अप्लाई कर रहा है और वो ये बोल रहा है अपने लाइक अपने रिज्यूमे में कि उस बंदे को एडब्ल्यूएस आता है। तो लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बट बिकॉज़ एज़ अ फ्रेशर वो वहाँ पे उसको कंपनी के थ्रू वो हायर हुआ, अमेज़न में काम किया एंड सो उसके पास एडब्ल्यूएस एक्सपीरियंस है। हम्म। तो ऐसा सिचुएशन में क्या उसको एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन लेना चाहिए या बस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काफ़ी है उसके लिए? अ, कई बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही सफिशिएंट रहता है, अगर राइट। एक तो अगर आपको कब उसकी जरूरत पड़ रही है, राइट, वो भी डिपेंड करता है। मान लो अगर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है और उसमें अगर मैं एडब्ल्यूएस पे ही काम कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी जो भी मैंने अपने काम करते करते वो कोई नया हुँ। प्रोजेक्ट आ रहा है कंपनी में या कुछ और है, तो उस तरीके से वो चीज़ें उसमें सॉल्व
होती है, अगर मेरे को चेंज भी करना है तो मेरी कंपनी में लोग जानते हैं, क्योंकि सभी एडब्ल्यूएस, मेरे को अलग से कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे को एडब्ल्यूएस आता है, राइट? वही सेम चीज़ अगर किसी दूसरी कंपनी में, कंपनी को पता है कि हाँ ठीक है, दूसरी कंपनीज भी एडब्ल्यूएस यूज, तो उस वे में आपको पता चल रहा है कि आपके पास एडब्ल्यूएस का है तो एक्सपीरियंस होगा वो सब चीज़ों का। उसमें स्पेशली हो सकता है कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में हो, कि आपने, हो सकता है मान लो कि आपने कुछ जो जैसे एसक्यूएस या एसएनएस, जो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं एडब्ल्यूएस साइड में, जो कि इवेंट बेस्ड सिस्टम वाला है, तो मान लो कोई कंपनी की जॉब ओपनिंग आई है जो कि इवेंट बेस्ड इन सब पे आती है, लेकिन आपने एडब्ल्यूएस यूज़ तो किया, लेकिन आपने ये पर्टिकुलर सर्विसेज यूज़ नहीं करी उसमें। तो अब वो दूसरी कंपनी पे डिपेंड करेगा कि वो क्योंकि उनको इतना स्पेसिफिक उससे रिलेटेड चाहिए, या उनको है कि भाई एडब्ल्यूएस आता तो हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें भी कर ही लेगा। क्योंकि कई सारी ओपनिंग ऐसी भी हैं कि आपने काम तो एडब्ल्यूएस से किया, लेकिन उनको अब गूगल क्लाउड प्रेक वाला चाहिए, उनको जीसीपी वाला बंदा। तो कई कंपनीज अलाउ कर देती हैं, क्योंकि उनको वही वाली लैंग्वेज वाली बात आ गई, राइट? अब कि जावा या सी शार्प या सी प्लस प्लस वाला, राइट? कि आपको वहाँ पे कैसे, कितनी नॉलेज एक्सपेक्ट रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वही सेम चीज़ इधर काम करती है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली बता सकते हैं कि भाई एडब्ल्यूएस है, कि मेरे पास ये सब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो आता है मेरे को ऑब्वियसली, और कंपनी में इतना शो नहीं करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन कई बार आपको ये सब में जरूरत पड़ता है, जब मोस्टली एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब वगैरह इस तरीके से वाली जो होती है ना, उनमें आपको शोकेस करने के लिए प्रोफाइल, जब आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी या कोई जाती है, तो उसमें फिर वो एक अपर हैंड शो करता है आपका, कि आपको आपके पास वो सब क्रेडिबिलिटी है उन सब के लिए। क्योंकि जो आपको हायर करने वाले हैं उन सबको आपको उन चीज़ों के लिए क्वेश्चन या टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपने वो बार एक ऑलरेडी पार कर दिया है, वो अपने सर्टिफिकेशन दिखा के। तो अ, या सब कि मतलब किन जगहों पे कंपनी टू आपको लगेगा कंपनी कि पे। यहाँ पे सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर आप उस इंडस्ट्री में नए हो, या फिर और नहीं तो आपका एक्सपीरियंस काम कर जाता। ओके, मतलब मोस्टली कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है। आप मांग भी सकती है, इवन दो अगर आप अमेज़न से हो, आपने एडब्ल्यूएस पे काम किया है, डिपेंड करता है अगर कंपनी मतलब लाइक सकती है कि हमको चाहिए सर्टिफिकेशन, राइट। इवन दो आपके पास एक्सपीरियंस। हाँ। ओके, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं। नहीं, कोई जो जॉब ओपनिंग में ऐसा लिखा नहीं आएगा कि एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये मतलब एडब्ल्यूएस में ये चीज़ें आपको आती है या नहीं आती है, तो फिर आप अपने रिज्यूमे में अगर आपने वो लिस्ट करी है तो ठीक है। अ, तो फिर वो उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते, फिर वो उस तरीके से हुआ कि जब आपके कुछ एक टेक्निकल राउंड होएगा, जिसमें मान लो कोडिंग वाला राउंड है, या उसके अलावा अगर हायरिंग मैनेजर राउंड्स वगैरह होते हैं, जिसमें वो यूजुअली वो आपके डिस्कस करते हैं पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया। फिर आप प्रोजेक्ट ऐसा पिक करते हो जिसमें आप पूरा शोकेस करते हो कि आपने क्या-क्या यूज़ करा है उसके अंदर, राइट? कि भी आपने लास्ट प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसमें आपने अगर एडब्ल्यूएस यूज़ किया तो आपने क्या-क्या उसकी सर्विसेज यूज़ की। तो वो बता के आप एक आइडिया उसको मैनेजर को दे देते हो कि हाँ, आपको एडब्ल्यूएस के बारे में पता है कि क्या-क्या सर्विसेज उसमें है या नहीं है। तो फिर एक आपको वहाँ, अगर आप लैग करते हो, अगर आपको नहीं आता है कि अगर प्रॉपर तरीके से आपने यूज़ नहीं किया, तो वो फिर वहाँ पे शो हो जाता है। इवन तब सर्टिफ़िकेशन हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता है। और सर्टिफ़िकेशन हो, आपको ऐसा नहीं होगा कि वो मान लेगा कि ठीक है, आपने नहीं भी बताया तो भी चलेगा। वो तो कहीं न कहीं पे तो अभी जैसे एआई और मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब थोड़ा केओस है कि हुँ, एआई हुँ। आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वो लोग एआई से कोडिंग करवा रहे हैं। और फिर मैंने सुना अभी कुछ कंपनीज में ये हो रहा है कि एआई भी डेटा कोड करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी डेटा कोड कर रहे हैं, और फिर वो मैच करते हैं वो डेटा कोडिंग को कि वेदर एआई सही जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में तो मतलब किसी को अगर मतलब काम रहना है, पहले तो वो कैसे ले और इतना केओस में, उसके बाद कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का लाइक कभी रिप्लेसेबल नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग? ये तो जिस लेवल पे अभी है, तो आई थिंक अभी तो ट्रेनिंग फेज़ ही मान के चलो, में भी हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हाँ, खासा हाँ। चल कोड जनरेशन के अंदर। बार हिट एंड मिस वाला भी चल रहा है, लेकिन वो ये हुँ, धीरे-धीरे ट्रेन होता जा कोडिंग में सारी मिस्टेक्स भी करता है। हुँ। मैंने कई बार देखा है ये तो, कि जैसे कि मैंने कुछ बताया कि मेरे को ऐसे-ऐसे कुछ करनी है प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो कुछ एक करके दे देता है, राइट? और फिर उसको चला के देखो तो फिर वो नहीं चलती। नहीं नहीं रन होता, उसमें कुछ ना कुछ इश्यू होता है। तो फिर बोला अच्छा इतना ये इश्यू है? तो बोले हाँ, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं कि भाई अच्छा, फिर जब मैंने पूछा था कि भाई ऐसे कर सकते हैं तो क्या फिर करके क्यों दिया मेरे को, राइट?
वैसे तो कई उस तरीके के इश्यूज़ हैं अभी जो कि लेकिन जैसे टाइम आता जाएगा चीज़ें सॉल्व होती जाएँगी। तो बेसिकली अभी तो मान के चलो कि जो जितने भी रेपिटेटिव जॉब्स जो भी सारे होते हैं वो आई थिंक वो ऑब्वियसली सॉल्व कर लेगा चाइना, राइट? उस तरीके की चीज़ें जैसे कई केवल सॉफ्टवेयर का वैसे देखो इंडस्ट्री में सारी कंपनीज ने जैसे कंपनीज में पहले होता था एचआर को आप टिकट कट करके मेरे को जॉब वेरिफिकेशन लेटर चाहिए, वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेटेड होती कई सारी कंपनीज ने कर दी हैं, कई जगह हो रही हैं धीरे। तो सेम वही है कि सॉफ्टवेयर वाले इंडस्ट्री में भी टेस्टिंग से रिलेटेड भी कुछ सारी चीज़ें कि अच्छा ठीक है मैंने ये कोड करा लेकिन अब इसके बारे में मेरे को इसके टेस्ट जनरेट करने या करना है। तो आपका काम कोडिंग से शिफ्ट हो गया, मोस्टली आपका अब मॉनिटरिंग वाला सा हो गया कि आप उसका रिव्यू कर रहे हो कि आपने जो भी आपने उसको कोड जनरेट करने को कहा वो उसने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जनरेट करी है नहीं करी, आपने वो सारा रिव्यू करा। एक्चुअल में के लिए तो मान लो यूनिट टेस्ट करके आपको दे दिया सारी चीज़ें, लेकिन बाकी और जो भी इंटीग्रेशन टेस्ट है जो एक्चुअल में रन करके देखना और देखना वो फिर आपने करके देखा। तो उसमें भी धीरे धीरे अब चीज़ें आती जा रही है कि जिसमें आप वो जो आपने सर्विस रन करी जब उसका जो पूरा लॉग्स वगैरह आया वो लॉग्स आप फीड करते हो एआई में, वो उसको पूरा अंडरस्टैंड करता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, किस जगह पे प्रॉब्लम आई, क्यों वो प्रॉब्लम आई। इवन उसका फिक्स भी वो जनरेट करके और वो सब कर सकता है। तो अभी एक तरीके से ये देख के चलो कि आपके पास ये टूल था ये सब करने के लिए, तो आप उसको यूज़ करके आप कैसे अपने काम को 10x कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कंप्यूटर वाले एरा की उससे पहले से और कंप्यूटर के एरा में तो बहुत डिफरेंस अपन लेके चलेंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? इवन कंप्यूटर के एरा में भी जब प्रोसेसिंग पावर और इस तरीके की पावर बहुत कम होती थी, जॉब को कोई काम करने को दिया, राइट? वीडियो रेंडरिंग का करने को 1-1 घंटा लग जाता था। लेकिन अब जैसे-जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं, प्रोसेसर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती जा रही है, प्रोसेसर बहुत अच्छे नए-नए आते जा रहे हैं। तो अगर वीडियो रेंडरिंग या कुछ करना तो कुछ सेकंड्स के अंदर काम जो पूरा 1 घंटे में होता था, वही सेम चीज़ कोडिंग के लिए वो काम जो कि मैं 4 दिन लगा के कोई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व आज मैं 1 दिन में कर, क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे को कोड जो भी जनरेट करना और करना है वो अ, कोई भी चैटबॉट यूज़ करके जो भी कोडिंग एजेंट यूज़ करके उसको मैं कर सकता हूँ, राइट? फिर उसमें रिफाइनमेंट जो भी करना है वो ह्यूमन टच आपको चाहिए रिफाइनमेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे बताया था कि एम्बिग्यूटी, तो एम्बिग्यूटी हम अंडरस्टैंड करने के उतना केपेबल नहीं है। जो भी एम्बिग्यूटी अभी आएगी अगर कुछ करने का दोगे तो वो कुछ का कुछ जनरेट करके दे देता है, फिर आपको वो सारी चीज़ें अभी तक एक चीज़ वो है जो कि वहाँ पे रहेगी। और क्योंकि ये टूल है, राइट? तो इसको चाहिए कि किसी को काम करवाने वाला, राइट? तो जो काम करवाने वाला है वो ऑब्वियसली हमेशा वहाँ रहेगा। चाहे कंप्यूटर नहीं थे या जो भी मतलब मशीनरी नहीं थी, उससे पहले भी काम करने वाले अलग थे और काम करवाने वाला तब भी था। काम करने वाले चेंज होते चले गए लेकिन काम करवाने वाला अभी भी वहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको एज़ अ टूल अंडरस्टैंड करके यूज़ करके कैसे अपना काम बड़ा जल्दी कर सकते हो या 10x कर सकते हो अपने प्रोडक्टिविटी। तो राइट। वही आपको आगे मतलब जाके हेल्प करेगा। यप। अब मेरे को लगता है कि काम करवाने वाला और उसके बाद वो चेक करने वाला कि वेदर जो काम डिलीवर हो रहा है वो हुँ, 100% एक्यूरेसी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा सही। क्योंकि राइट। ह्यूमन टच अगर जहाँ पे आता है तो देयर आर चांसेस कि हाँ थोड़ा बहुत गलत, लाइक देयर इज ऑलवेज अ सेइंग कि अगर ह्यूमन टच है तो 70% करेक्ट होगा, 30% कुड बी इनकरेक्ट बिकॉज राइट। द ह्यूमन टच। जब एआई हो रहा है तो एक्यूरेसी का जो स्पेक्ट्रम है वो हाई हो जाता है, तो जितना ज्यादा एक्यूरेट हो सके, राइट? हुँ, लाइक वो उस पे उस चीज पे आई थिंक प्रेशर ज्यादा होगा आने वाले राइट, फ्यूचर में, राइट। एक्यूरेट रेशियो के ऊपर। यस, सही बात। या सुमन। आ, अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो जैसे प्राइवेसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या तो फिर एथिक्स हो गया, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आपने बताया एक बंदा मॉनिटर तो करेगा ही, ऑब्वियसली हुँ, जो हुँ, डेटा जा रहा है। तो सही बात है। ये 3 पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होगा? आई थिंक ये तीनों अभी भी मतलब ह्यूमन इसमें इंटरवेंशन रिक्वायर जो भी एम्बिग्यूअस, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को कुछ इसको कोडिंग एजेंट को कुछ बताया कि उसको कोड करना है, राइट? आपने उसको कितनी क्या इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है वो भी एक तरीके से मानो कि उसको काम करवाने वाला भी तो ह्यूमन है, तो वो ह्यूमन एरर अगर उसको बताने में ही आ रहा है, राइट? वो एम्बिगुअस जो भी चीज को उसने कुछ हेलुसिनेट करके कुछ जनरेट किया है, तो एट द एंड तो वो आपने ही काम करा, राइट? अगर मैं कंप्यूटर से
ये मेरा कैमरा भी चल रहा है, अगर ये मेरे को लड़के की जगह लड़की, एक तो ये तो हार्डवेयर का इशू आ ही गया ना इसमें, तो सेम चीज़ वो वाली बात हो गई कि मैंने उसको कुछ कोड एजेंट को कुछ करने को बोला, लेकिन उसने कुछ गलत करा, तो लेकिन अब ये मान के तो नहीं चल सकते ना कि ये चीज़ ऐसे ही है। वो चीज़ को फिक्स करने का जो है वो तो ह्यूमन पे ही है, क्योंकि एआई तो जस्ट अ टूल है, राइट? उसको यूज़ मैं कर रहा हूँ, तो उ उससे जो भी प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसकी सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ, ये जो भी सारी है वो जो भी उसका जो अ मतलब जिसको देखना है वो तो एज़ अ ह्यूमन कोई देखना पड़ेगा, राइट? वो उस पे नहीं डाल सकते कि मैंने तो इसको बोला था, इसने ये गलत कर दिया, मैं क्या करूँ? तो वो चीज़ तो जो भी कोड मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर ही रहेगा कि मतलब सिक्योरिटी वाइज़ और भी प्राइवेसी वाइज़ और सारी चीज़ें किस तरीके से हैंडल हो रही है। वो वाला तो मतलब ह्यूमन को ही बताना पड़ेगा, वो वाला नहीं करेगा। उसके लिए एक बहुत अच्छी एक स्टोरी कहीं पे पढ़ पढ़ रहा था मैं, पता है किसी का इंटरव्यू था एक, उसमें एक चीज़ बता रहे थे वो कि मतलब एआई से सारी चीज़ें आ जाएँगी लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं आएगी। मान लो एक एटीएम मशीन है, उसके पास में कोई जाके बोल रहा है ₹10 दे दे, ₹10 दे दे, मेरे को चाय पीनी है। मैं तो बोला कार्ड दे, कार्ड का कार्ड, बोला कार्ड नहीं है। लेकिन वहीं एक ह्यूमन खड़ा, उसको बोला यार ₹10 दे दे, चाय पीनी है, ₹10 वो ₹10 दे दे, चाय पी ले। तरीके देखो कि भाई अगर वो बैंक है, राइट? उसके पास वो आया लेकिन वो उसका कस्टमर नहीं है, तो उसने उसको डिनाई कर दिया। लेकिन यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं था, और तो वो एक्चुअल में क्या रिलेशन, वो ह्यूमैनिटी का रिलेशन है, तो कि उस तरीके से लिंक कर, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी इसमें, राइट? आई थिंक काफी डीप है वो। हाँ। या एग्री। मुझे लग रहा है हाँ, कि फिर चीज़ एचआर इंडस्ट्री में भी नहीं आ सकता, क्योंकि देयर आर शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी का केस होता है, लॉन्ग टर्म डिसेब तो वो बाय बुक्स तो लाइक वो बाय सेंटिमेंट ही जाते हैं, और वो अप्रूवल के लिए हम सेंड आउट करते हैं, राइट, टू डिफरेंट सही लाइक बात है। जो हमारे डिसेबिलिटी कंपनी के साथ। तो वैसे सिचुएशन में मुझे लगता है एचआर मतलब लाइक वो एआई को नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो सबको रिजेक्ट ही कर दे। सही बात है। एंड अभी अगर कोई आ रहा है, इमिग्रेट हो रहा है कनाडा में एंड उसको ट्रांजिशन करना है एक कैनेडियन हुँ, वर्क हुँ। वर्क कल्चर में, आप क्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सजेस्ट करोगे कि दैट विल हेल्प देम टू गेट acquainted टू द ट्रांजिशन और हुँ, वो हुँ। समझ जाए एंड दे कैन जस्ट एंटर इनटू द फील्ड? खैर अब मार्केट स्पेशली बहुत इतना अच्छा नहीं है कि तभी तो जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं वही स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले मानते थे कि भाई ठीक है, या पहले जॉब कर लो, फिर वो सॉरी पहले यहाँ पे एजुकेशन क्या लो, अगर बैचलर्स कर लो या मास्टर्स कर लो, राइट? उसके बाद में जॉब आपको इजीली मिल जाता है। अभी तो वो सब में ही बहुत इनिशियल फेजेस में जो भी है वो कि आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। नेटवर्किंग सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो, राइट, लेकिन आप यहाँ आ गए या आप आना चाहते हो, राइट, यहाँ के जितने भी रिक्रूटर्स हैं या जो भी तरीके से मान लो जो जानते हैं कि क्या ओपनिंग है, वहाँ पे आपने अपने आप को शोकेस नहीं किया है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ आ गए हो या यहाँ पे हो और जॉब ढूँढ रहे हो? तो उसके लिए आपको केवल ये नहीं कि लिंक्डइन पे जाके मैंने चेंज कर दिया कि मैं कनाडा में आ गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग लोगों से मिलना पड़ेगा, नेटवर्किंग इवेंट में जाना, तभी आप लोगों से मिल सकते हो। फिर अपना इंटरेस्ट किसी कंपनी रिलेटेड कोई आप अगर फिर डिपेंड करता है कि आप अगर कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो या नहीं लेके आ रहे हो। तो जैसे मैंने फिनटेक के अंदर काम किया था, तो फिनटेक से रिलेटेड कंपनीज में टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डे वन से फिनटेक रिलेटेड चीज़ मेरे को नहीं सिखानी पड़ेगी, मेरे को तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो एक बंदा जो कि फिनटेक भी सीखेगा और तुम्हारे प्रोडक्ट भी सीखेगा, और एक है कि जो केवल प्रोडक्ट सीखेगा, फिनटेक नॉलेज उसके पास ऑलरेडी है, जो कि मतलब डोमेन नॉलेज उस तरीके से को अपना प्रोफाइल एक देखनी पड़ेगी कि लोगों से कैसे मिलना है। कॉलेज वाले के लिए भी और जो भी एक्सपीरियंस वाला है, जो भी मूव कर के लिए मेन चीज़ तो है कि प्रिपेयर करना अपने आप को इसके लिए, और शोकेस करना कि आप मार्केट में हो, और आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो या जो भी है, उस तरीके से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अपडेट करके उस पे दिखा सकते हो। क्या चीज़ें आपके अंदर मतलब उसमें किस-किस फील्ड में आप टेक्नोलॉजीज़ वो सारी चीज़ें उसमें हैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में। अगर कोई सर्च कर रहा है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, तो वो उसी बेसिस पे मिलेगी कि अगर मैं कोई ढूँढ रहा है कि जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप उस सर्च के अंदर, राइट, वो सारे कीवर्ड्स वगैरह आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में है। फिर नेक्स्ट चीज़ वही नेटवर्किंग, जिसमें आप जाके कंपनीज़ के पोर्टल पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली जॉब्स ढूँढ के, और नेटवर्किंग जिसमें कि आपको पता चल जाए भाई ठीक है, कोई एम्प्लॉयी आप जानते हो डायरेक्टली, राइट?
तो वो आपको एक इंटरनल रेफरल दे सकता है उसके बारे में। तो इंटरनल रेफरल से आप मोस्टली कई बार हो सकता है कि आप एटलीस्ट एचआर के पास में आपका पहुंच जाएगा, उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जस्ट एक आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो और एक आपने अगर रेफरल के, तो उसका थोड़ा एक चांस बढ़ जाता है कि वो कोई ह्यूमन उसको अब देख सकता है। आई थिंक यार, जो भी मूव करना चाह रहा है सबसे पहले तो भाई नेटवर्किंग जितनी करोगे उतनी कम है। मैंने भी करी थी, तो उस टाइम पे जब ऑलमोस्ट डेली के कुछ 50-60 या 100 ऐसे लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था, और उसमें से कुछ एक्सेप्ट होती थी, उसमें से कोई 1-2 के रिप्लाई भी आते थे। मेन उनका उस टाइम पे भी ये था कि जब यहाँ आ जाओ तब बताना, तब मिलते हैं, तब बात करते हैं। तो उसके लिए सब ओपन रहते हैं यहाँ पे, तो कंपनीज वगैरह। जैसे ही फिर मैं यहाँ लैंड हुआ, मेरे 2-3 जो थे लाइन अप हो गए थे कॉल वगैरह, तो रिक्रूटर जो मतलब रिक्रूटर्स जो थे उनसे कॉफ़ी पे और बात करना, अपनी प्रोफाइल बताना। सबसे बड़ी चीज़ तो नेटवर्किंग। हुँ। अगर इंटरनल ट्रांसफ़र हो रहा है जब, तो कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, जब तो ऑब्वियसली जॉब मिल ही गई। लेकिन हाँ, जॉब ढूँढने के लिए तो नेटवर्किंग इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। आई एग्री विथ यू बिकॉज़ अभी देखिए जो भी जिससे भी सुने आजकल, सब वही बोलते हैं 80% ऑफ द जॉब्स नेटवर्किंग में जो अंदर ही अंदर फिल हो रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चन प्रांशु? थैंक यू सो मच कुशाल। आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एंड आपसे आप जितना कुछ अभी यहाँ पे इतना वैल्यूएबल चीज़ आप शेयर किए हो और लोग उससे सीखे एंड दे लर्न एंड ग्रो। एंड आप लिंक्डइन पे अवेलेबल हो, तो आपका जो लिंक्डइन का लिंक है वो फॉर श्योर या बहुत अच्छा थैंक यू लगा, सो मच मतलब ये कुशाल। सब नॉलेज शेयर करने के लिए ऑलवेज ओपन फॉर लाइक ऑल। एक नेटवर्किंग वाली बात, राइट? कि कितने या लोगों या से या मिल सकते दैट्स हैं, वो ट्रू। उतना कम होता है, तो राइट। या थैंक दैट्स यू ट्रू। फॉर हैविंग मी हियर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बाय।